हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पर। आज हम लोग हेल्स पैराडाइज का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे और ये एपिसोड सारे एपिसोड में से सबसे बेस्ट होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की कहानी को जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टेंशन अपने किसी का ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और उन सभी के ऊपर अपने टेंटिकल से अटैक करता है, लेकिन आखिरी वक्त पे वहाँ पे सियोन आके उन सभी को बचा लेते हैं। सियोन नोरुगाई से कहते हैं कि वो सेंता के ऊपर से सारे फूल हटा दे और इन सभी को किसी सुरक्षित जगह पे ले जाए। सियोन टेंशन के अंदर से निकलने वाली खुशबू और बहाव को देख के समझ जाते हैं कि ये भी उनमें से एक है जिसने तेंजा को मारा था। इसके बाद सियोन अपनी शॉर्ट के अंदर अपने ताव को इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो एक ही झटके में टेंशन के सारे टेंटिकल को काट देते हैं। इसके बाद हम लोग नोरुगाई को देखते हैं जिसने सेंता के ऊपर से सारे फूलों को हटा दिया था, लेकिन इसके बावजूद सेंता का खून बहना बंद नहीं होता है। सागेरी होको से पूछती है क्या उसके पास कोई इलाज है, जिसपे होको के पास भी इसका कोई भी इलाज नहीं था। इसके बाद यूजिरिया सेंता की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उन लोगों का ध्यान सियोन के ऊपर जाता है तो नोरुगाई उनसे कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सियोन इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। इधर सियोन टेंशन को बराबर की टक्कर दे रहे थे। इसके बाद टेंशन सियोन के ऊपर अपने बबल से अटैक करता है, जिससे आसपास की जगह में तबाही मच जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी सियोन टेंशन के पेट के ऊपर अटैक करते हैं और किक मार के उसे पीछे फेंक देते हैं। यूजिरिया भी सियोन की इतनी भयंकर ताकत देख के हैरान हो जाती है। तभी सागेरी नोटिस करती है कि टेंशन दोबारा रीजनरेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब सियोन के पास भी बिल्कुल वैसा ही ताव है जैसा सागेरी के पास है। लेकिन तभी अचानक से सियोन की बॉडी के ऊपर फूल उगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टेंशन ने सियोन के चेहरे के ऊपर एक हल्का सा स्क्रैच लगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद सियोन अपने ऊपर लगने वाले सभी फूलों को काट देते हैं, जिससे सियोन का बहुत सारा खून बह जाता है। लेकिन सियोन फिर भी टेंशन के सामने खड़े रहते हैं और सोचते हैं क्या मैं सच में एक इमॉर्टल क्रिएचर को मार सकता हूँ। तभी सागेरी सियोन की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। नोरुगाई उसे रोकती है और उसे कहती है कि उसे आगे बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो मुश्किल से ही खड़ी हो सकती है, जिसपे सागेरी कहती है कि सियोन को हमारी जरूरत है। तो नोरुगाई भी मदद करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन तभी यूजिरिया कहती है कि वो बहुत थक चुकी है और वो आगे नहीं बढ़ सकती, जिसपे नोरुगाई यूजिरिया को कस के गले लगा लेती है और उससे पूछती है क्या उसे अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन यूजिरिया के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद नोरुगाई सागेरी के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह ट्राई करता है और इस बार सागेरी के ऊपर ये काम कर जाता है और सागेरी को ऐसा लगता है कि उसका स्टैमिना उसके पास वापस आ गया है। सागेरी पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ, जिसपे नोरुगाई बताते हैं कि वो अपने ग्रैंडपा के साथ भी ऐसा करता था और जब उसने सियोन के ऊपर भी इसे ट्राई किया तो सियोन ने भी अपने स्टैमिना को रिकवर कर लिया। जिसपे सियोन ने बताया था कि वूजिंग फिलोसॉफी के मुताबिक सभी चीज के पास अपनी अपनी वेव होती है और उन लोगों का एलिमेंट भी सेम हो सकते हैं। इसके बाद वो दोनों सियोन की मदद करने के लिए टेंशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद जब वो दोनों सियोन के पास जाते हैं तब उन दोनों ने अपने ऊपर यूजिरिया द्वारा दिया गया लिक्विड लगाया हुआ था, जिससे वो दोनों टेंशन के टेंटिकल से बच सकते हैं। और सागेरी सियोन को बताते हैं कि उसे टेंशन की कमजोरी के बारे में पता है, यानी कि अगर वो लोग टेंशन के टेंडन यानी कि नाभि को काट देंगे तो टेंशन मर सकता है। इसीलिए सागेरी सियोन से कहती है कि सियोन उन्हें मदद करने दे। लेकिन अचानक से टेंशन नोरुगाई के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नोरुगाई अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। तभी टेंशन दोबारा नोरुगाई के ऊपर अटैक करता है तो इस बार सागेरी टेंशन के ऊपर अटैक करके नोरुगाई को बचा लेती है। सियोन भी नोटिस करते हैं कि सागेरी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है, यहाँ तक कि वो टेंशन की वेव्स का पता लगा के उनके ऊपर अटैक कर रही है और डॉज कर रही है। इसके बाद सियोन सागेरी के प्लान के मुताबिक काम करने लगते हैं और टेंशन के पीछे जाने लगते हैं। तभी टेंशन सियोन के ऊपर अपनी लेजर बीम से अटैक करता है, लेकिन सियोन उन सारी लेजर बीम से बिल्कुल आराम से स्मूथली डॉज कर लेते हैं। इसके बाद सियोन टेंशन के पैरों के ऊपर अटैक करके उसके दोनों पैरों को काट देते हैं, जिससे टेंशन नीचे जमीन में गिर जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में टेंशन दोबारा खड़ा हो जाता है और उनके ऊपर लेजर बीम से अटैक करने लगता है, लेकिन सियोन सारी बीम से डॉज करते हुए और अपने रास्ते में आने वाले सारे टेंटिकल्स को काटते हुए टेंशन की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। और सियोन यही सोचते हैं कि उन्होंने जैसा पिछली बार होने दिया था वो ऐसा इस बार नहीं होने देंगे, और यही सब सोचते हुए सियोन का ताव कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद नोरुगाई और सागेरी दोनों ही टेंशन के हाथों के ऊपर अटैक करके उसके हाथों को जमा देते हैं और उतने ही टाइम में सियोन टेंशन की मेन बॉडी तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद सियोन अपने स्वॉर्ड के अंदर अपने ताव को डालते हुए सोचते हैं कि तुम भले ही इमॉर्टल हो, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जिंदगी की असली कीमत क्या होती है। सियोन टेंशन के ऊपर अटैक करते
रहते कि उससे पहले ही वो रुक जाते हैं और सोचते हैं क्या सच में टेंशन की असली कमजोरी उनका तेंदन ही है, क्योंकि उन्हें टेंशन के तेंदन के अंदर से कोई भी खास पावर नहीं दिख रही है। लेकिन तभी सेंता सियोन को बताता है कि टेंशन एक पौधे की तरह है, जिससे पौधे के सारे पौष्टिक तत्व उसके सेंटर में रहते हैं, उसी तरह से टेंशन की कमजोरी उसकी पंखुड़ियों के सेंटर में है। और इसी के तुरंत बाद सियोन टेंशन के सेंटर को काट देते हैं और सियोन जैसे ही सेंटर को काटते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारे टेंशन के सर निकलते हैं, जो कहते हैं कितना खूबसूरत है एक आदमी जो मरने को तैयार है, जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा है। और मैंने आज तक कभी भी इस तरह का यिन और यांग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखा है, और काश मैं ये रेन समा को दिखा पाता। और इसी के बाद टेंशन की बॉडी के अंदर से बहुत सारा खून निकलता है और वो खून पंखड़ियों में बदल के हवा में उड़ जाता है। और टेंशन मरते हुए सियोन को शुक्रिया कहता है, क्योंकि वो हजारों सालों से इसी का इंतजार कर रहा था। और टेंशन जैसे ही मरता है तो आसपास की जमीन में बहुत सारे फूल खिल जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग सेंता के पास आते हैं, क्योंकि सेंता अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सागिरी यूजिरिया से कहती है कि वो दोबारा सेंता को मेडिसिन दे, जिसपे यूजिरिया कहती है कि वो इसका इस्तेमाल सियोन के ऊपर करना ज्यादा पसंद करेगी, और वैसे भी सेंता को ऐसी हालत में वापस लेके जाना काफी मुश्किल होगा, इसीलिए सागिरी को गिव अप कर देना चाहिए, जिसपे सागिरी रोना शुरू कर देती है। इसके बाद यूजिरिया सेंता को अच्छा महसूस करवाती है, ये कह के कि अब सेंता को किसी भी चीज को बांध के रखने की जरूरत नहीं है, अब वो अपने दिल को खोल सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। जिसपे सेंता सोचता है कि उसे अपने घर वापस जाके एक बुक बनानी है, और इसी के साथ ही सेंता हमारा साथ छोड़ के चला जाता है। इसके बाद वो लोग सेंता को दफना देते हैं और सागिरी यूजिरिया को शुक्रिया कहती है जो उसने अभी कहा था, और सागिरी उनसे कहती है कि अब कोई भी अपराधी या एग्जीक्यूटर नहीं है, उनका सिर्फ एक ही गोल है कि उन्हें किसी भी कीमत पे सही सलामत वापस जाना है। इसके बाद हम लोग गाबेमारू के ग्रुप को देखते हैं। गाबेमारू को जैसे ही होश आता है तो वो एक बिल्ली की तरह जंप करके पीछे हट जाता है। गाबेमारू उनसे पूछता है कि वो लोग कहाँ पे हैं, जिसपे तोची उन्हें बताता है कि वो सभी लोग गुफा के अंदर हैं। और यहाँ पे एक खास बात ये थी कि गाबेमारू को कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं था कि उसकी एक वाइफ है और वो उसी के लिए हेल्स पैराडाइज में आया था। इसके बाद हम लोग सागिरी के ग्रुप को देखते हैं जो शेल्टर लेने के लिए हुराई के अंदर रुकते हैं। इसके बाद यूजिरिया इधर उधर हाथ मार के अपने लिए कपड़े निकाल लेती है। सियोन सागिरी से कहते हैं कि उन्हें यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। इसके बाद सियोन टेंशन के बारे में सोचने लगते हैं कि टेंशन ताओ का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मास्टर कर लेने से उनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटी आ जाती है। इसके बाद सियोन सागिरी को थोड़ा सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि ताओ का इस्तेमाल करने से इंसान कई गुना ज्यादा थक जाता है, और यहाँ तक कि ताओ का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इंसान बेहोश भी हो सकता है और अब वो अपनी मेमोरी भी खो सकता है, और इसी के चलते वो इंसान मर भी सकता है। जिसपे यूजिरिया कहती है कि अगर वो लोग जिंदगी और मौत के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एल्जियर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। जिसपे सागिरी कहती है कि गाबेमारू ने कहा था कि वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसके विलेज का चीफ वो अमर था। जिसपे यूजिरिया एक और शॉकिंग बात कहती है कि वो एक भ्रम भी हो सकता है, जिसे शिनोबीज गेंजुत्सु कहते हैं, और शिनोबी इसका इस्तेमाल करके किसी भी खास इंसान को कोई भी चीज दिखा सकते हैं। और गेंजुत्सु के बारे में विलेज के सिर्फ कुछ खास ही लोगों को पता होता है, और इसी से यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि गाबेमारू यहाँ पे सिर्फ किसी के लिए आया था जिससे वो प्यार करता है। जिसपे सागिरी बताती है कि वो यहाँ पे अपनी वाइफ के लिए आया है। जिसपे यूजिरिया पूछती है क्या उसकी वाइफ इस दुनिया में असली में मौजूद भी है, क्या सागिरी ने उसकी वाइफ को खुद अपनी आंखों से देखा है। जिसपे यामादा गाबेमारू के लिए बहुत परेशान हो जाती है। इधर हम लोग गाबेमारू को देखते हैं जिसे कुछ भी नहीं पता था कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और वो यहाँ पे किस मिशन के लिए आया है, और यहाँ तक कि गाबेमारू को उसकी वाइफ के बारे में एक भी चीज याद नहीं थी, सब धुंधली सी थी। और गाबेमारू यही सोचता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और उसके सामने जो बैठे हैं वो लोग कौन हैं। गाबेमारू को बस इतना याद था कि वो इवागाकुरे का महान निंजा है, गारन्नो गाबेमारू। इसके बाद मैं गाबेमारू से पूछती है क्या वो ठीक है, जिसपे गाबेमारू हाँ कहता है। लेकिन जब मैं गाबेमारू के ताऊ को देखती है तब गाबेमारू का ताऊ बहुत बिखरा सा था, जिससे मैं बहुत शौक हो जाती है। इसके बाद हम लोग सागिरी और सियोन को देखते हैं, और सियोन ने नए कपड़े पहन लिए थे। इसके बाद सागिरी अब तक के सारे एग्जीक्यूटर के बारे में सोचती है जो मर चुके थे, और वो ये भी कहती है कि पता नहीं गाबेमारू कैसा कर रहा होगा। सियोन सागिरी से पूछते हैं कि गाबेमारू उसके लिए क्या है, जिसपे सागिरी को भी नहीं पता था कि गाबेमारू उसके लिए क्या मायने रखता है। लेकिन सागिरी को बस इतना पता था कि गाबेमारू एक ऐसे विलेज में पैदा हुआ है जहाँ पे सब खूनी थे। गाबेमारू को उसकी लाइफ में प्यार तो मिला, लेकिन उससे सिर्फ उसे तकलीफ ही हुई। और सबसे बड़ी बात जो यूजिरिया ने अभी कही, अगर उसकी वाइफ एक भ्रम है तो उसके पास
कोई भी वजह नहीं है आगे बढ़ने की। लेकिन यूजरिया को पूरा यकीन है कि गाबेमारू एक खूनी हो सकता है, लेकिन वो कोई बुरा इंसान नहीं है। इसीलिए उसे पूरा यकीन है कि गाबेमारू कभी भी गिव अप नहीं करेगा और वो सभी वापस जरूर आएंगे। इसके बाद हम लोग गाबेमारू को देखते हैं जो सामने बैठा हुआ अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था। गाबेमारू को उसकी मेमोरी तो याद आती है, लेकिन उसके अंदर उसकी वाइफ उसके साथ नहीं थी। और इसी के साथ ही हेल्स पैराडाइज का लास्ट एपिसोड और पहला सीजन यहीं पे एंड होता है। और रही बात इस पूरे सीरीज की, तो इसके पहले एपिसोड से लेके आखिरी एपिसोड तक मैं कहीं भी बोर नहीं हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें अगले साल के आखिर तक इसका सेकंड सीजन देखने को मिल जाए। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दीजिए।